नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपके अपने इस चैनल दाणोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी चर्चा नाउन के ऊपर चल रही थी और नाउन के अंदर भी साथियों हम बात कर रहे थे किसके ऊपर? केस के ऊपर। तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे साथियों, जो जेनेटिव केस होता है उसको हम डिटेल के अंदर उसके ऊपर बात करेंगे। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप क्लास के अंत तक बने रहेंगे और आपका ये साथी आपको विश्वास दिलाता है दोस्तों कि अगर आप क्लास के अंत तक बने रहें तो इस क्लास के दौरान आप जो कुछ भी सीखने वाले हैं वो एक अलग अंदाज के अंदर और बिल्कुल ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के ऊपर हमारी यहाँ पर चर्चा रहने वाली है। तो अंत तक जुड़ना न भूलें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें तो इंग्लिश नहीं आती, तो ये भी अपने दिमाग से क्या कीजिए साथियों, निकाल फेंकिए, क्योंकि इंग्लिश क्या है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है साथियों। और मैं तो यूँ कहूँगा कि ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों जिसको अगर हम सीखना चाहें तो उसको हम सीख न पाएँ। तो उसके ऊपर हमें क्या करना होता है, कोई भी सब्जेक्ट जो हमें नहीं आता उसके ऊपर हमें मेहनत करनी पड़ती है साथियों। मेहनत के दम पर हम कुछ भी क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो हमारी चर्चा चल रही थी साथियों नाउन के ऊपर। किसके ऊपर चल रही थी? नाउन के ऊपर चल रही थी। और नाउन के अंदर जो नाउन की ग्रामेटिकल कैटेगरी है साथियों, क्या? नाउन की ग्रामेटिकल कैटेगरी, यानी कि जो नाउन की ग्रामेटिकल कैटेगरीज हैं उनको हम कितने भागों में बांटते हैं साथियों? नाउन के पास कितनी ग्रामेटिकल कैटेगरीज होती हैं? 3। कौन कौन सी? आप कहोगे जी, एक तो होती है नंबर वाली, एक होती है जेंडर वाली, और एक कौन सी होती है साथियों? केस वाली। इसमें से हम नंबर के बारे में क्या कर चुके हैं साथियों? नंबर के बारे में हमने बात कर ली है। उसके बाद में जेंडर के बारे में भी हमने बात कर ली है। और अभी हमारी चर्चा किसके ऊपर चल रही है साथियों? केस के ऊपर। और केस के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश के अंदर कितने केस चलते हैं साथियों? ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग कितने केस होते हैं? 3। कौन कौन से? एक तो होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है पजेसिव। और इसके अंदर क्या नहीं होती है साथियों? यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, यानी कि समरूपता नहीं होती है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को तो हम फंक्शन के आधार पे आइडेंटिफाई करते हैं, जबकि पजेसिव को फॉर्म के आधार पे। इसीलिए मॉडर्न ग्रामर वालों ने क्या किया दोस्तों, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए केस के कितने टाइप बताए हमें? 2 टाइप। कौन कौन से? कॉमन केस और दूसरा कौन सा बताया? पजेसिव केस। और साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल ग्रामर वाले बात कर रहे थे कि केस 3 प्रकार के होते हैं, वो मॉडर्न वाले कहते हैं कि हमारे पास 6 प्रोनाउंस हैं, उनके ऊपर ही आप वाला तरीका क्या होता है, लागू होता है। बाकी जितने भी नाउन्स हैं और प्रोनाउंस हैं उनके अंदर कितने केस होते हैं? 2। एक तो होता है कॉमन और एक होता है पजेसिव। पजेसिव केस को हम जो जेनेटिव मार्कर होता है साथियों उससे पहचान सकते हैं। और जो कॉमन केस होता है वो क्या होता है, चाहे सब्जेक्ट के रूप में यूज हो चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कि कोई भी वर्ड जो सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है या ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है उसकी केस कॉमन होगी। कब? जब उसकी फॉर्म जो सब्जेक्ट के रूप में यूज हुई है या ऑब्जेक्ट के रूप में वो क्या है साथियों? सेम है। तो इन बातों के बारे में हमने पिछली क्लास के दौरान क्या कर ली थी साथियों? चर्चा कर ली थी। ये तो मैंने आपको क्या करवाया है, थोड़ा सा रिकैप करवाया है, ताकि आप टॉपिक से क्या कर पाए साथियों? रिलेट कर पाएँ। तो आज हम किसके ऊपर बात करेंगे साथियों? आज जो जेनेटिव केस होती है हमारी, या मैं बात करूं साथियों जो पजेसिव केस होती है, उसके ऊपर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। किसके ऊपर? जेनेटिव या किसकी बात करूंगा मैं? पजेसिव केस इन डिटेल, यानी कि इसके ऊपर हम डिटेल से क्या करने वाले हैं साथियों? चर्चा करने वाले हैं। इसके ऊपर हमारी चर्चा क्या रहेगी? डिटेल
से हम इसके बारे में क्या करेंगे साथियों, बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लूँ साथियों जेनेटिव मीनिंग्स की, यानी कि जो जेनेटिव मीनिंग्स है, यानी कि जो अर्थ होता है साथियों जेनेटिव या पॉजिटिव केस का, वो क्या होता है। आपको मैंने क्या बताया, या बहुत सारे साथी हमारे क्या सोचते हैं दोस्तों कि जो पॉजिटिव केस है वो हमेशा क्या दर्शाता है, पोजेशन को शो करता है या ओनरशिप को क्या करता है साथियों, शो करता है, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। जेनेटिव केस क्या है साथियों, एक मिसनोमर है। क्या है साथियों, एक मिसनोमर। तो मैंने क्या कहा कि जेनेटिव या पॉजिटिव, जेनेटिव या पॉजिटिव केस इज अ मिसनोमर। तो ये मिसनोमर क्या होता है साथियों, इसका अर्थ होता है नाम के अनुरूप नहीं, अर्थात साथियों जो जेनेटिव केस होता है उसका यूज अलग अलग अर्थों में हो सकता है या विभिन्न अर्थों के अंदर हो सकता है। कैसे, जेनेटिव केस से हमें पता है, जेनेटिव केस क्या बताता है हमें, पोजेशन के बारे में बताता है, यानी कि अधिकार, किसी चीज़ के ऊपर क्या दर्शाता है, ये अधिकार को शो करता है साथियों, या ओनरशिप के बारे में हमें बताता है। तो ये इसका क्या नहीं है साथियों, ये इसका केवल एक ही मीनिंग नहीं है, यानी कि ये हमेशा अधिकार यानी कि पोजेशन को ही क्या नहीं करेगा साथियों, शो नहीं करेगा। ऑलवेज क्या नहीं करेगा, पोजेशन को शो नहीं करेगा। ये बिलोंगिंगनेस, ऑथरशिप, या मैं बात करूं साथियों ओरिजिन, डेस्क्रिप्टिव, इनको भी क्या कर सकता है साथियों, सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, इन रूप में भी इनका क्या हो सकता है साथियों, यूज हो सकता है। यानी कि ये हमें क्या बता सकता है, बिलोंगिंगनेस को शो कर सकता है, ऑथरशिप को शो कर सकता है, ओरिजिन बता सकता है, या मैं बात करूं पोजेशन तो ये क्या करता है साथियों, बताता ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यानी कि कर्ता और कर्म के रूप में भी क्या हो सकता है साथियों, इसका यूज हो सकता है। तो इससे हम क्या समझे कि जो जेनेटिव या पॉजिटिव केस है साथियों वो क्या है, एक मिसनोमर है, यानी कि इसका जो अर्थ होता है साथियों वो हमेशा क्या नहीं होता है, वो हमेशा एक नहीं होता है। या मैं यूँ कहूँ कि अगर आप ऐसा धारणा बना लेते हैं अपने दिमाग के अंदर कि ये ऑलवेज पोजेशन को शो करेगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। पॉजिटिव केस के अंदर जो नाउन होता है वो हमेशा पोजेशन शो नहीं करता है साथियों, हमेशा अधिकार को नहीं दर्शाता है। तो हमेशा ये पोजेशन शो नहीं करेगा, तो ये क्या हो सकता है साथियों, अलग अलग अर्थों के अंदर यूज हो सकता है। क्या हो सकता है, जेनेटिव या पॉजिटिव केस एक मिसनोमर है, इसीलिए क्या हो सकता है साथियों, अलग अलग अर्थों में यूज हो सकता है। और इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं साथियों, अक्सर हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं साथियों। किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। तो इस बात को अगर मैं नोट डाउन करवाना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं कि जो पॉजिटिव केस का नाउन है, पॉजिटिव केस का नाउन हमेशा पोजेशन शो नहीं करता है, अर्थात अलग अलग, अर्थात क्या हो सकता है साथियों, अलग अलग अर्थों में यूज हो सकता है, अलग अलग अर्थों में यूज हो सकता है। इसे समझने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम अक्सर ऑफ का यूज करते हैं, हम अक्सर ऑफ का यूज करते हैं। तो मैंने क्या लिखा दोस्तों कि जो पॉजिटिव केस का नाउन है वो हमेशा पोजेशन शो नहीं करता है, अर्थात अलग अलग अर्थों में क्या हो सकता है साथियों, यूज हो सकता है। इसे समझने के लिए हम अक्सर किसका यूज करते हैं साथियों, ऑफ का यूज करते हैं। तो ये हमें क्या क्या बता सकता है साथियों, ये हमें ऑथरशिप, सब्जेक्टिव यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर क्या कर सकता है साथियों, पोजेशन शो कर सकता है कर्ता पर, ऑब्जेक्टिव
ओरिजिन, आपको यहाँ तक शो हो रहा है क्या साथियों? ओरिजिन हो गया। ओरिजिन के बाद में हम लिख लेंगे ऑथरशिप सब्जेक्टिव ओरिजिन, डेस्क्रिप्टिव हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा साथियों? एक पोजेशन तो हो ही जाएगा। और एक हम क्या लिख सकते हैं साथियों? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो नाम क्या करोगे आप? इसके नीचे लिख लोगे, क्योंकि यहाँ पर तो आपको क्या नहीं हो रहा होगा? शो नहीं हो रहा होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और ये क्या दर्शा सकता है साथियों? रिलेशनशिप को दर्शा सकता है, या रिलेशनशिप के बारे में बता सकता है, रिलेशनशिप शो कर सकता है। तो हम क्या समझे साथियों कि जो जेनेटिव केस होता है उसके सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं साथियों? सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? जेनेटिव मीनिंग्स की बात कर रहे हैं। किसकी? जेनेटिव मीनिंग्स की बात कर रहे हैं। तो जो जेनेटिव मीनिंग्स है साथियों, यानी कि जो जेनेटिव या पॉजिटिव केस है वो क्या होता है? मिसनोमर होता है। मिसनोमर का क्या अर्थ होता है साथियों? यानी कि नाम के अनुरूप नहीं। पोजेशन यानी क्या होता है? अधिकार या ओनरशिप हो जाएगा साथियों। पोजेशन हो जाएगा जिसका अर्थ तो क्या होगा? अधिकार। लेकिन पॉजिटिव केस से हमें हर बार क्या मिले? स्वामित्व का भाव मिले, या वो स्वामित्व को क्या करे साथियों? शो करे, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। वो हमें ऑथरशिप के बारे में बता सकता है। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति, और डेस्क्रिप्टिव विवरण के रूप में यूज हो सकता है। पोजेशन के रूप में तो यूज होता ही है, या क्या शो कर सकता है साथियों? रिलेशनशिप को शो कर सकता है। तो इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है साथियों? वो अलग अलग अर्थों में इसका क्या होता है? यूज होता है। यही क्या होता है साथियों? जेनेटिव का मीनिंग होता है। इसका अकेला मीनिंग, यानी कि आप ये मान बैठे कि ये तो केवल पोजेशन को क्या करेगा? शो करेगा, तो ऐसा क्या नहीं है साथियों? ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि ये केवल पोजेशन को शो करे, ऐसा नहीं होता है। इसका यूज क्या होता है मेरे साथियों? अलग अलग अर्थों के अंदर होता है। तो इसका आप एसेस ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे वन बाय वन कि ऑथरशिप कैसे दर्शाता है। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ओरिजिन, डिस्क्रिप्टिव, पोजेशन और रिलेशनशिप ये किस प्रकार शो करता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों। तो अगर आपने इसका एसेस ले लिया है तो हम अब बात करते हैं वन बाय वन। ये जो जेनेटिव मीनिंग की हम बात कर रहे हैं साथियों, उसके ऊपर। सबसे पहले तो पोजेशन की बात कर लेते हैं। जो इसका क्या चलता है साथियों? इसके नाम से ही हमें क्या पता चलता है कि पॉजिटिव केस क्या करेगा? पोजेशन शो करेगा, यानी कि स्वामित्व दर्शाएगा दोस्तों। सबसे पहले तो हम बात करते हैं पोजेशन की, कि ये पोजेशन किस प्रकार दर्शाता है। तो जैसे हो गया साथियों कि माई सन्स वाइफ, यानी कि मेरे पुत्र की पत्नी, मेरे पुत्र की पत्नी। तो इसका क्या हो सकता है साथियों कि माई सन हैज अ वाइफ, माई सन हैज अ वाइफ, या वाइफ ऑफ माई सन। तो ये क्या कर रहा है साथियों? ये पोजेशन शो कर रहा है। क्या कर रहा है साथियों? पोजेशन शो कर रहा है। कौन सा जेनेटिव? यानी कि यहाँ पर ये जो सन्स है ये कौन से केस के अंदर है? पॉजिटिव केस के अंदर है। और शो क्या कर रहा है साथियों? पोजेशन शो कर रहा है। फिर मैं बात करूं सब्जेक्टिव की, तो इसके अंदर हो गया हमारा फॉर एग्जाम्पल द बॉयज एप्लीकेशन। द बॉयज एप्लीकेशन यानी कि जब आप क्या करते हैं साथियों? अप्लाई करते हैं तो आपको क्या निकाल के दिया जाता है? एप्लीकेशन फॉर्म निकाल के दिया जाता है। यानी कि किसी लड़के ने क्या किया है? आवेदन किया है उस पर क्या करने के लिए? सब्जेक्टिव यानी कि कर्ता के रूप में हमें क्या, कर्ता के रूप में किसका यूज हुआ है साथियों? यानी कि सब्जेक्ट के रूप में किसका यूज हुआ है? पॉजिटिव केस का यूज हुआ है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि द बॉय अप्लाइड, द बॉय अप्लाइड, यानी कि सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर क्या किया है हमने? सब्जेक्ट के रूप में किसका यूज हुआ है साथियों? पॉजिटिव
केस का यूज हुआ है, इसलिए ये क्या कर रहा है, हमें कौन सा अर्थ प्रदान कर रहा है साथियों, सब्जेक्टिव मीनिंग हमें दे रहा है। इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव यानी कि कर्म, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा साथियों, ऑब्जेक्टिव के अंदर द फैमिलीज सपोर्ट, द फैमिली सपोर्ट, तो क्या हो जाएगा, समवन सपोर्ट्स द फैमिली, समवन सपोर्ट्स द फैमिली, तो क्या हो जाएगा, किसके रूप में, ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्ट पर क्या करने के लिए साथियों, ऑब्जेक्ट के रूप में किसका यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट के रूप में पॉजिटिव केस का क्या हुआ है मेरे साथियों, ऑब्जेक्ट के रूप में किसका यूज हुआ है, पॉजिटिव केस का यूज हुआ है, यानी कि द फैमिलीज सपोर्ट। तो हमने क्या देखा कि पोजीशन तो शो करता ही है, साथ ही साथ हमने सब्जेक्टिव देखा, फिर ऑब्जेक्टिव देखा, और अब मैं बात कर लेता हूँ साथियों ओरिजिन की, यानी कि उत्पत्ति। ओरिजिन का क्या अर्थ होता है, उत्पत्ति। तो इसके अंदर हो जाएगा द गर्ल्स स्टोरी, तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ, द स्टोरी टोल्ड बाय द गर्ल, द स्टोरी टोल्ड बाय द गर्ल, द गर्ल्स स्टोरी, यानी कि किसी लड़के ने क्या की है, कोई कहानी सुनाई है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, यानी कि ओरिजिन का भाव, यानी कि जो कहानी है वो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो द स्टोरी टोल्ड बाय द गर्ल, यानी कि लड़की ने क्या की है साथियों, कहानी सुनाई है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं द मदर्स लव, ये भी क्या करेगा साथियों, ओरिजिन वाले के अंदर आ जाएगा, यानी कि द लव फेल्ट बाय द मदर्स लव, और या क्या हो जाएगा साथियों, द गर्ल्स स्टोरी। तो हमने क्या देखा कि जो पॉजिटिव केस है उसका मीनिंग ओनली पोजेशन वाला नहीं होता है साथियों, उसका मीनिंग सब्जेक्टिव हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या ओरिजिन के संदर्भ में उसका क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों मैं बात करूं किसकी, ऑथरशिप की, तो ऑथरशिप के अंदर हो जाएगा द शेक्सपियर्स प्ले, तो इसके अंदर किसका भाव है साथियों, ऑथरशिप का भाव है, यानी कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा साथियों कि द प्ले रिटन बाय शेक्सपियर, द प्ले रिटन बाय शेक्सपियर, तो किसका भाव हमें मिला साथियों, ऑथरशिप का भाव हमें देखने को मिला, किसका, ऑथरशिप का भाव हमें देखने को मिला, द शेक्सपियर्स प्ले। फिर मैं बात करूं साथियों किसकी, रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप की के अंदर हम लिख सकते हैं राहुलज मदर, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है साथियों, सन और मदर का क्या देखने को मिल रहा है साथियों, सन मदर रिलेशन, हमें क्या रिलेशन है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो हम जो पॉजिटिव केस है या जो जेनेटिव है साथियों, उसके मीनिंग की अगर हम बात करते हैं तो उसका केवल मीनिंग पोजीशन वाला नहीं होता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, या ओरिजिन के संदर्भ में भी पॉजिटिव केस का यूज होता है, ऑथरशिप को दर्शाने के लिए भी पॉजिटिव केस का यूज होता है। साथ ही साथ मैं बात करूं साथियों रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए भी किसका यूज होता है मेरे साथियों, रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए भी पॉजिटिव केस का यूज होता है। इसका एसएस लीजिए, फिर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो हमने अभी बात की साथियों कि जो पॉजिटिव केस है उसका जो
यूज है साथियों, या मैं बात करूं उसका कार्य या जो अर्थ है, वो हमेशा पोजीशन वाला नहीं होगा। वो तो सब्जेक्टिव के रूप में भी यूज हो सकता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी यूज हो सकता है, ओरिजिन के संदर्भ में भी यूज हो सकता है, ऑथरशिप के संदर्भ में भी यूज हो सकता है। साथ ही साथ हमने किसकी बात की साथियों, रिलेशनशिप की भी बात की। और मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों कि वो हमें कौन सा मीनिंग दे सकता है साथियों, डेस्क्रिप्टिव मीनिंग भी दे सकता है, यानी कि विवरण के रूप में भी उसका क्या हो सकता है मेरे साथियों, विवरण के रूप में भी उसका क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। किस प्रकार हो सकता है, तो हम बात करते हैं साथियों वुमेन्स कॉलेज। तो ये जो यहाँ पर जेनेटिव केस का यूज हुआ है साथियों, इससे हमें ये क्या पता चल रहा है, ये क्या शो कर रहा है साथियों, ये विवरण बता रहा है। इसका अर्थ क्या होगा मेरे साथियों, इसका अर्थ होगा द कॉलेज फॉर वुमेन। और अगर हम इसकी बात करें साथियों, पोजीशन वाले के संदर्भ में बात करें, तब तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा साथियों, चेंज हो जाएगा। कैसे कि द वुमेन कॉलेज, यानी कि महिला की क्या है, कॉलेज है, यानी कि उसका ओनर कौन है, महिला है। इसके अंदर ऐसा कोई मीनिंग नहीं है साथियों। इसका अर्थ क्या हुआ कि द कॉलेज फॉर वुमेन, यानी कि महिलाओं के लिए जो क्या है, जो कॉलेज है वो किसके लिए है साथियों, महिलाओं के लिए है, यानी कि महिला यानी कन्या महाविद्यालय वो है, वो कॉलेज किसकी है साथियों, वुमेन्स की हैं। वहाँ पर मेन का एडमिशन नहीं होता है, या मेन क्या नहीं है साथियों, अलाउड नहीं है। वो ओनली फॉर किसके लिए है साथियों, वुमेन के लिए। किसके लिए है, ओनली फॉर वीमेन के लिए है। तो द वीमेन्स कॉलेज, तो ये हमें क्या प्रदान कर रहा है साथियों, कौन सा मीनिंग प्रदान कर रहा है, हमें डेस्क्रिप्टिव वाला मीनिंग प्रदान कर रहा है। तो एक बार मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ कि जो हम बात कर रहे हैं साथियों किसकी, जेनेटिव। इस जेनेटिव की स्पेलिंग को मैं अच्छे तरीके से लिखता हूँ साथियों। यहाँ पर किसका क्या आएगा, यहाँ पर आई आएगा, न कि साथियों ई आएगा। क्या आएगा, यहाँ पर आई आएगा। जेनेटिव मीनिंग्स की हम बात कर रहे थे, जेनेटिव मीनिंग्स, तो इसके अंदर पोजीशन वाला मीनिंग तो होता ही है साथियों, साथ ही साथ क्या होता है, साथ ही साथ ऑथरशिप। ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको ध्यान में रखना है साथियों, एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सब्जेक्टिव हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, रिलेशनशिप हो जाएगा। तो जो जेनेटिव मीनिंग्स है साथियों वो कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो पोजीशन को शो कर सकता है, ऑथरशिप, ओरिजिन, डेस्क्रिप्टिव, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, और रिलेशनशिप को क्या कर सकता है साथियों, दर्शा सकता है। तो वो जो जेनेटिव केस है उसका मीनिंग केवल या हमेशा ओनरशिप या पोजीशन के संदर्भ में ही नहीं होता है साथियों, उसका मीनिंग क्या होता है, अलग अलग संदर्भ में उसका क्या होता है, यूज होता है। पोजीशन को दर्शाने के लिए होता ही है, साथ ही साथ ऑथरशिप, ओरिजिन, डेस्क्रिप्टिव, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं मेरे साथियों, रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पॉजिटिव केस का यूज करते हैं। तो यहाँ से तो आपको ये डिस्क्रिप्टिव वाला इतना ही लिखना है। ये तो मैंने क्या किया है साथियों, रिकैप करवाया है। इसका अगर आप एसएस लेना चाहें तो ले लीजिए। अब मैं बात करूं कि फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिव केस, तो इंग्लिश में जेनेटिव केस कितने प्रकार के होते हैं साथियों, या कितने प्रकार से हम जेनेटिव या पोजीशन को क्या कर सकते हैं साथियों, शो कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो जो फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिव केस है साथियों, क्या मैं बात कर रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिव केस।
या मैं इसको क्या बोल सकता हूं मेरे साथियों, जेनेटिव इन्फ्लेक्शन। जेनेटिव इन्फ्लेक्शन, जेनेटिव इन्फ्लेक्शंस, जेनेटिव इन्फ्लेक्शंस या फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिव केस। तो इंग्लिश के अंदर, किसके अंदर, इंग्लिश में टू टाइप्स, इंग्लिश में टू टाइप से हम जेनेटिव, टू टाइप्स के, इंग्लिश में हम टू टाइप्स के जेनेटिव की बात करते हैं। इंग्लिश में हम टू टाइप के जेनेटिव की बात करते हैं साथियों, जेनेटिव या पजेटिव की। तो कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक तो क्या हो जाएगा साथियों, एक तो हम अपोस्ट्रोफी एस ऐड करते हैं और एक के अंदर हम क्या करते हैं साथियों, एक तो अपोस्ट्रोफी एस ऐड करके और एक ओनली फॉर किसका यूज करते हैं साथियों, हम अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, उसके साथ एस का यूज नहीं करते हैं। तो कब हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं और कब ओनली फॉर या केवल अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो इंग्लिश में टू टाइप्स के क्या होते हैं साथियों, जेनेटिव। इंग्लिश में टू टाइप्स के जेनेटिव की हम बात करते हैं। कौन कौन से, एक तो बाई एडिंग अपोस्ट्रोफी एस, बाई एडिंग अपोस्ट्रोफी एस, इसको क्या बोलते हैं साथियों, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफे। क्या बोला जाता है, अपोस्ट्रोफे। और जिसका यूज या ये जो अपोस्ट्रोफी एस है साथियों, इसको क्या बोला जाता है, जेनेटिव मार्कर बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों, जेनेटिव मार्कर बोला जाता है या पजेटिव मार्कर। इसको देखकर ही हम क्या करते हैं साथियों, इसको देखकर ही हम क्या करते हैं, जेनेटिव केस का क्या करते हैं, जेनेटिव केस का पता लगाते हैं, जेनेटिव केस को क्या करते हैं साथियों, डिसाइड करते हैं। तो बाई एडिंग एस, तो जो साथियों मैंने आपको बताया था रेगुलर और इरेगुलर, रेगुलर और इरेगुलर। अब आप पूछोगे कि रेगुलर नाउन क्या होते हैं और इरेगुलर नाउन क्या होते हैं। तो साथियों अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन क्लासेस को जाके क्या कीजिए, अटेंड कीजिए। हमने इसके बारे में क्या की है, विस्तृत रूप से क्या की है साथियों, चर्चा की है। रेगुलर और इरेगुलर नाउन्स, चाहे वे क्या हो साथियों, चाहे सिंगुलर हो और चाहे सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि जितने भी क्या हैं साथियों, रेगुलर और इरेगुलर नाउन हैं, वो सिंगुलर हो सकते हैं या प्लूरल हो सकते हैं। अगर उनके अंत में हिसिंग साउंड नहीं है, अगर उनके अंत में हिसिंग साउंड्स नहीं आती है, अगर उनके अंत में हिसिंग साउंड्स नहीं आती है, तब हम अपोस्ट्रोफी एस का क्या करते हैं साथियों, तब हम अपोस्ट्रोफी एस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तब हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा दोस्तों कि ये हिसिंग साउंड्स क्या होती हैं, ये हिसिंग साउंड से क्या होती हैं। तो साथियों जब मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैं आपको बता रहा था कि अगर किसी वर्ड के अंत में ओ होता है तो कब हम उसमें एस ऐड करते हैं और कब क्या करते हैं, ई एस ऐड करते हैं। जब हमने ये बात की थी तब मैंने आपको सिबिलेंट्स के बारे में बताया था साथियों। क्या बताया था, सिबिलेंट्स के बारे में बताया था। और उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही साथियों हिसिंग साउंड कहते हैं। यानी कि जो फुफकारने की, यानी कि जो स्नेक की आवाज़ होती है या फुफकारने की जो ध्वनि होती है साथियों, से की ध्वनि आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हिसिंग साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, हिसिंग साउंड बोलते हैं। यानी कि सिबिलेंट कितने होते हैं साथियों, 4 सिबिलेंट होते हैं इंग्लिश के अंदर। कौन कौन से,
से और जय। कितने साथियों, ये चार क्या होती हैं, ये चार, इन चार को क्या बोलते हैं, सिबिलेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, इन चार को बोला जाता है सिबिलेंट्स। या मैं बात करूं साथियों कौन सी साउंड, हिसिंग साउंड्स। इनकी जब हम किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं या उसको क्या करते हैं साथियों, प्रोनाउंस करते हैं, उसको प्रोनाउंस करते हैं, तो उसके अंत में अगर हमें ये क्या मिलती है साथियों, ये साउंड मिलती है, यानी कि उससे से की साउंड हो, से की हो या जे की हो या सॉफ्ट चे की ध्वनि अगर निकलती है साथियों, सॉफ्ट चे की ध्वनि अगर निकलती है, यानी कि जो CH होता है साथियों, उससे अगर किसकी ध्वनि निकलेगी, चे की ध्वनि निकलेगी। किसकी ध्वनि निकलेगी साथियों, चे की, यानी कि सॉफ्ट चे बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है साथियों, सॉफ्ट। ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। क्या होता है साथियों, सॉफ्ट होता है। आपको ध्यान में क्या रखना है, ये मैंने आपको बता रखा है कि सॉफ्ट साउंड और हार्ड साउंड, इसके ऊपर भी हमने उस समय क्या की थी साथियों, बात की थी। अभी हम बात कर रहे हैं सिबिलेंट्स की। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको कि इंग्लिश के अंदर ये चार कौन कौन सी, से और जय, इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है साथियों, सिबिलेंट्स बोला जाता है। अगर हम किसी वर्ड को क्या करें साथियों, प्रोनाउंस करें और उनसे किसकी ध्वनि निकले, से की या से की या चे की या जे की अगर ध्वनि निकलती है तो साउंड क्या होगी साथियों, हिसिंग होगी। साउंड क्या होगी मेरे साथियों, हिसिंग होगी। और अगर किसी वर्ड के अंत में हिसिंग साउंड है साथियों, अगर किसी वर्ड के अंत में हिसिंग साउंड है, तब हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। मैंने क्या लिख रखा है, अगर उनके अंत में हिसिंग साउंड नहीं आती है दोस्तों, क्या लिख रखा है, इस पर गौर करना मेरे साथियों। मैंने क्या लिख रखा है, नहीं आती है, तब हम किसका यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। नाउन, रेगुलर और जो इरेगुलर नाउन होते हैं, चाहे वो क्या हो सकते हैं, चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल, अगर उनके अंत में क्या नहीं है, हिसिंग साउंड नहीं है। इंग्लिश के अंदर से और जे, ये चार क्या होते हैं साथियों, सिबिलेंट्स होते हैं। यानी कि जो साउंड होती है वो फुफकारने, यानी कि जो स्नैक होता है साथियों, जो क्या करता है, फुफकारता है, तो जो आवाज़ होती है उसी प्रकार की आवाज़ को हम क्या बोलते हैं साथियों, हिसिंग साउंड बोलते हैं। जो क्या होती है, थोड़ी से के अंदर थोड़ी लंबी चलती है। से चे और जे, यानी कि ये चार क्या हैं साथियों, सिबिलेंट्स हैं। और साउंड कौन सी होगी, हिसिंग साउंड होगी। किसी वर्ड के अंत में, किसी वर्ड का जब हम उसको प्रोनाउंस करें तो साउंड अगर क्या है साथियों, हिसिंग है, तब हम क्या करते हैं, ओनली अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। लेकिन साउंड क्या नहीं है, हिसिंग नहीं है, तब हम किसका यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं साथियों। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो राहुल कार हो गया, यानी कि किसकी, राहुल की गाड़ी। तो लास्ट यानी अंत में जो साउंड है साथियों, क्या वो हिसिंग है, वो हिसिंग नहीं है। क्या, जब हमने इसका प्रोनाउंस किया इस वर्ड को, तो क्या प्रोनाउंस होगा इसका, राहुल, यानी कि साउंड क्या नहीं है साथियों, हिसिंग नहीं है। क्या साउंड से जे में से नहीं है, नहीं है, तो फिर साउंड हिसिंग नहीं होगी, क्योंकि सिबिलेंट से जो साउंड होती है साथियों, उसको क्या बोला जाता है, हिसिंग साउंड। इन चार को क्या बोला जाता है साथियों, सिबिलेंट्स बोला जाता है। और साउंड कौन सी होगी, हिसिंग होगी। अगर साउंड हिसिंग नहीं है, अगर साउंड हिसिंग नहीं है, तब हम किसका यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का। फिर मैं बात करूं द स्पाइज। स्पाई यानी क्या होता है साथियों, जासूस। द मैन्स, ये सीधा ही लिखते हैं मेंस। तो ये जो प्लुरल बनाने का तरीका है साथियों, ये क्या रेगुलर वाला तरीका है, क्या रेगुलर वाला तरीका है, बिल्कुल जी, ये क्या है, रेगुलर वाला तरीका है दोस्तों। लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्या ये रेगुलर वाला तरीका है, रेगुलर वाला तरीका ये नहीं है साथियों। रेगुलर वाले तरीके के अंदर तो हम क्या करते हैं, एस या ईएस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये क्या है साथियों, इरेगुलर वाला तरीका है। क्या होता है, इरेगुलर वाला। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इंटरनल वाउल चेंज होता है। क्या होता है साथियों, इंटरनल वाउल चेंज। इसके अंदर क्या होता है, इंटरनल वाउल चेंज होता है। जैसे
वुमन होता है उससे क्या बनता है, विमेन बनता है। क्या बनता है साथियों, वुमन से विमेन बनता है, मैन से मेन बनता है। तो ये जो इरेगुलर नाउन्स हैं ये तो क्या है, प्लुरल है, लेकिन फिर भी हमने क्या ऐड किया है साथियों, अपोस्ट्रोफी ऐड किया है। क्यों, क्योंकि नाउन तो चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल, साउंड क्या नहीं होनी चाहिए, इसिंग नहीं होनी चाहिए। साउंड अगर इसिंग है तब हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं मेरे दोस्तों, तब हम क्या नहीं करते हैं, तब हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब हम कई बुक्स के अंदर भी हमें देखने को मिलता है या कुछ टीचर भी ऐसे बता देते हैं कि अगर नाउन क्या है, सिंगुलर है तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा, और अगर नाउन प्लुरल है और उसके अंत में एस नहीं है, उसके अंत में एस नहीं है, तब हम क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो साथियों ऐसे रटने से या इस प्रकार के ज्ञान से आप एग्जाम के अंदर क्या कर सकते हैं, धोखा खा सकते हैं। अपने जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अगर वो थोड़ा सा क्या हो, घुमा के पूछा जाए या उसकी क्या हो साथियों, लैंग्वेज चेंज हो, तब आप गलती कर सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि नाउन चाहे रेगुलर हो या इरेगुलर, नाउन कौन सा भी हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लुरल हो, उसकी साउंड अगर इसिंग नहीं है, उसकी साउंड अगर इसिंग नहीं है, तब हम किसका यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे दोस्तों। किसका यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। जैसे बॉय है तो बॉय के अंदर अगर हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं तो क्या होगा, बॉयज होगा। इसी प्रकार ये क्या है, बॉयज, तो साउंड क्या होगी साथियों, इसिंग हो गई। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम ओनली बॉयज़ के अंदर क्या करते हैं मेरे साथियों, ओनली अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। इसी प्रकार है गर्ल, तो गर्ल के अंदर तो अपोस्ट्रोफी एस आता है। इसी प्रकार अगर हम इसके प्लुरल की बात करें तो गर्ल्स, तो ये क्या हो जाएगा साथियों, साउंड इसिंग हो जाएगी। इसीलिए हम ओनली अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। तो जो इंग्लिश में टू टाइप्स के क्या होते हैं साथियों, टू टाइप्स के जेनेटिव की हम बात करते हैं। एक तो हम क्या ऐड कर सकते हैं, बाय एडिंग अपोस्ट्रोफी एस, और दूसरा क्या हो सकता है साथियों, इसका एस लेना चाहें तो ले लीजिए। और जो इसिंग साउंड है ये 4 सिबिलेंट है साथियों, इसके बारे में आप ध्यान में रखना, और इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है दोस्तों। तो अगर आप इसका एस लेना चाहें तो ले लीजिए। अब हम बात करेंगे कि जो नेक्स्ट ओनली अपोस्ट्रोफी वाला है साथियों, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके बारे में साथियों अब इसका आपको क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। कैसे कि इसमें तो ये जो अपोस्ट्रोफी वाला था साथियों, जो क्या था, अपोस्ट्रोफी वाला था, उसके अंदर तो हमने क्या किया था, अपोस्ट्रोफी एस वाला था, उसके अंदर हमने क्या किया था, बाय एडिंग ओनली अपोस्ट्रोफी, बाय एडिंग ओनली अपोस्ट्रोफी। तो साथियों अपोस्ट्रोफी जो एस है, अपोस्ट्रोफी एस है, जो क्या होता है, जेनेटिव मार्कर होता है। क्या होता है, अपोस्ट्रोफी एस क्या होता है, जेनेटिव मार्कर। इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो रेगुलर और इरेगुलर नाउन्स हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लुरल, अगर उनके अंत में यानी कि जो उनकी अंतिम साउंड है या जो ध्वनि है साथियों, वो अगर इसिंग नहीं है, तब हम किसका यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे दोस्तों कि अंत में अगर उनके अंत में हिसिंग साउंड हो, उनके अंत में क्या हो साथियों, उनके अंत में हिसिंग साउंड से हो, तब हम क्या करेंगे, ओनली फॉर अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे साथियों। ओनली फॉर किसका यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी का। अब हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल हो जाएगा साथियों विकास, तो साउंड इसिंग है, इसीलिए हम किसका यूज करेंगे मेरे साथियों, किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ओनली फॉर अपोस्ट्रोफी का। किसका यूज करेंगे साथियों, ओनली फॉर अपोस्ट्रोफी का। फिर हो जाएगा गर्ल्स स्कूल, यानी कन्या विद्यालय, यानी कि बालिका, जिसके अंदर किसको परमिशन होती है साथियों, ओनली फॉर गर्ल्स की, यानी कि उसके अंदर लड़कियों के एडमिशन लिए जाते हैं,
वो स्पेशल स्कूल किसके लिए होती है साथियों? लड़कियों के लिए होती है। बॉयज़ को उस विद्यालय के अंदर क्या नहीं दिया जाता है साथियों? एडमिशन नहीं दिया जाता। वो केवल किसके लिए हो? महिला के लिए, सॉरी कन्या के लिए हो, यानी कि लड़कियों के लिए हो, तो उसे क्या बोला जाएगा? गर्ल्स स्कूल। तो गर्ल्स है साथियों और बॉयज़ हैं, ये मैंने आपको बताया कि विकास, गर्ल्स, बॉयज़, इनकी जो अंतिम साउंड है वो क्या है मेरे साथियों? हीसिंग है। क्या है? हीसिंग है। और हीसिंग साउंड कौन सी होती है? से और जे, ये चार क्या होते हैं मेरे साथियों? ये चार सिबिलेंट्स होते हैं और इनसे जो साउंड निकलती है साथियों, यानी कि अगर से और जे, इनकी अगर साउंड निकलती है साथियों, इनकी ध्वनि निकलती है किसी वर्ड के अंत में, तो वो क्या होगी? हीसिंग साउंड होगी। और इन चारों को क्या बोला जाता है? सिबिलेंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे साथियों? सिबिलेंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिबिलेंट्स बोला जाता है। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही। सबसे पहले या नोट डाल के एक चीज़ लिखेंगे साथियों, क्योंकि कई बार हम क्या कर देते हैं? गलती कर देते हैं। उसके बाद में आज की हम क्लास हम अपनी इतनी रखेंगे, क्योंकि हमारी रोज क्लास कितनी होती है? 45 मिनट्स की। कितने की? 45 मिनट्स की। तो टाइम अब क्लास का हो गया है दोस्तों। अगर आपसे कोई पूछे, नोट के अंदर क्या लिखना है? अगर आपसे कोई पूछे साथियों कि जो जेनेटिव केस होती है उसका मार्कर क्या होता है? अपोस्ट्रोफी होता है या अपोस्ट्रोफी एस? तो साथियों अपोस्ट्रोफी उसका क्या नहीं होता है? केस मार्कर नहीं होता है। केस मार्कर अगर आपसे पूछे इनकी पॉजिटिव केस मार्कर या जेनेटिव केस मार्कर, वो आपको क्या बताना है साथियों? वो आपको क्या बताना है? पॉजिटिव या जो जेनेटिव है साथियों उसका केस मार्कर कौन सा होगा? केस मार्कर कौन सा होगा? वो होगा अपोस्ट्रोफी एस। क्या होगा साथियों? अपोस्ट्रोफी एस होगा, ओनली अपोस्ट्रोफी नहीं होगा दोस्तों। ये बात क्या करना है? आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और आपने अपनी इस क्लास के दौरान कुछ भी नया सीखा दोस्तों, तो आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा मेरे साथियों, ताकि अगर कोई भी न्यू वीडियो हमारी आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। साथ ही साथ अपने इस साथी और अपने इस साथी सीरीज की क्लास को शेयर कीजिए अपने उन तमाम साथियों के साथ जिनको इंग्लिश से डर लगता है। और शेयर इसलिए भी कीजिए साथियों, ताकि अगर आप हमसे जितनी अधिक संख्या में जुड़ेंगे तो हमें भी क्या मिलेगा साथियों? मोटिवेशन मिलेगा। और हम भी फिर क्या करेंगे? हम ये जो हमारी जर्नी है इंग्लिश ग्रामर को क्या करने की, बिल्कुल ईजी तरीके से सीखने के लिए, बिल्कुल ईजी बनाने की। तो इसको हम क्या करें? एक बेहतरीन ढंग से क्या करें? बेहतरीन ढंग से तय करें। हमें भी मोटिवेशन मिलेगा तो हम भी क्या करेंगे साथियों? जो मेहनत है वो क्या करेंगे? दुगनी करेंगे। तो मेरी आपसे यही विनती है, या मैं आपसे ये आग्रह करता हूं दोस्तों, कि अपनी इस क्लास को और अपने इस साथी को शेयर कीजिए उन तमाम साथियों के साथ जिनको इंग्लिश से डर लगता है। क्योंकि एक साथी का काम क्या होता है मेरे साथियों? एक साथी का काम ही होता है साथ देना। तो अब हम मिलते हैं नए उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद दोस्तों।